हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। मैं आप लोग के सामने आज लूसेंट का जनरल साइंस का बुक लेके आई हूँ। मैं इसका आपको एक एक पेज केमिस्ट्री का करवाऊँगी, एक एक पेज का एक एक लाइन मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगी। अगर आपने पहले केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ रखी होगी तब भी आप अगर इसको एक बार देख लोगे तो आपसे केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एएलपी के लिए, टेक्नीशियंस के लिए और जेई के लिए, ग्रुप डी के लिए, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए और बिहार एसएससी के लिए, मतलब जितने भी एग्ज़ाम में साइंस आते हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आप लोग को मैटर चैप्टर 1 स्टार्ट करूँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए केमिस्ट्री का मतलब ही क्या होता है, केमिकल्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, केमिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल्स के बारे में, कार्बन से रिलेटेड, एटम से रिलेटेड, एलिमेंट से रिलेटेड। तो पहले मैं आपको स्टार्ट करूँगी मैटर्स मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड इंट्रैक्शंस ऑफ मैटर। क्या बोल रहा है, केमिस्ट्री विज्ञान का वह शाखा है जो क्या बताता है कि मैटर का क्या क्या कॉम्पोजिशंस है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, मतलब उसका क्या क्वालिटीज़ है, क्या नहीं है, और क्या किस किस चीज़ से उसका इंट्रैक्शन हम करवाएंगे तो क्या क्या रिजल्ट निकलेगा। उन सब चीज़ के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है केमिस्ट्री के, वो भी नीचे दिए गए हैं। क्या कह रहा है, केमिस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड केमिकल फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, sodium nitrate, ammonium sulfate, etc. which have increased the yield of crops and fruits। क्या बोल रहा है, केमिस्ट्री ने हम लोग को केमिकल्स फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए, रासायनिक उर्वरक जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, जिससे हम लोग क्या करते हैं अपने खेत में ये सब फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं और हम लोग का जो क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, इसका क्या होता है, उपज तेज़ हो जाता है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है। ठीक है, फिर ये और क्या हेल्प करता है, इट हैज़ हेल्प टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। हम लोग के बहुत सारा इफ़ेक्टिव इंसेक्टसाइड्स, फंगीसाइड्स पे बहुत सारा कीटनाशक, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, कीड़ानाशक, पेस्टिसाइड्स, ये सब का छिड़काव करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया हो, जो इंसेक्ट्स हो खेत में लगा हुआ, वो सब भी क्या हो जाए, मर जाए, जिससे हम लोग का क्रॉप्स क्या हो जाए, बच जाए। और ये सब चीज़ किससे बना हुआ है, केमिस्ट्री के केमिकल से बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसमें ये इंक्लूड किया गया है। ये और भी किस लिए हेल्प करता है, इट प्रोवाइडेड मैनकाइंड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। केमिस्ट्री में ही बहुत सारे ड्रग्स बनाए जाते हैं। ड्रग्स मीन्स वो वाला ड्रग्स नहीं समझिएगा, ड्रग्स मीन्स होता है दवाई। ठीक है, तो बहुत सारे दवाई भी बनाए जाते हैं ताकि लार्ज जितने भी दुनिया में जितने भी डिजीज़ फैल रहे उनसे हम लोग को लड़ने में क्या मिले, हेल्प पड़े। जैसे दो बीमारी का नाम है, डिसेंट्री और न्यूमोनिया। आप जानते होंगे निमोनिया के बारे में। इसका भी जो हम लोग खोज हुआ था वो केमिस्ट्री की वजह से हुआ था। कौन सा दवाई से, एक सल्फा ड्रग और एक पेनिसिलिन, जिसकी वजह से ये क्यूरेबल हो पाया था। फिर और भी बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जैसे सिस्प्लेटिन, टैक्सोल, ये सब बहुत कैंसर थेरेपी, मतलब कैंसर में जो यूज़ होने वाली ये सब दवाएं हैं। फिर एक एड्स विक्टिम के लिए भी एक मेडिसिन का यूज़ होता है जिसका नाम है अजीडोथोमाइडाइन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आप लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि एड्स विक्टिम्स के लिए कौन सा केमिस्ट्री में लाइफ सेविंग ड्रग्स है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अजीडोथाइमाइन। फिर पूछ सकता है आपको कैंसर थेरेपी में कौन से चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। ठीक है, और भी बहुत सारे में केमिस्ट्री का हेल्प होता है। जैसे क्या बोल रहा है, केमिस्ट्री हैज़ मेड अप आवर होम्स मोर कंफर्टेबल बाई लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूज सच एज, जैसे कि हम लोग अपने घर में केमिस्ट्री की वजह से अब बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी पाते हैं, कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग को डिटर्जेंट प्रोवाइड किया गया है केमिस्ट्री के द्वारा, ऑयल्स भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है, फैट्स जितना हम लोग लेते हैं वो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट्स है, शुगर जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो भी केमिस्ट्री का प्लस है। इवन आप जिस कॉपी पे लिख रहे हैं वो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है। ग्लास हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, पेंट्स हो गए, वार्निशेस हो गए, जितने भी आपके कॉस्मेटिक्स हैं जो आप क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, पाउडर वगैरह लगाते हैं, परफ्यूम्स हो गए, कुकिंग गैस हो गया, सब हम लोग को केमिस्ट्री के द्वारा ही मिला है। ठीक है, फिर और क्या कह रहा है, केमिस्ट्री हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द स्ट्राइकिंग पावर ऑफ मैन इन वॉर टाइम।
वॉर के टाइम में जब युद्ध वगैरह होता है तो हम लोग के पावर को इंक्रीज़ करने में भी केमिस्ट्री का बहुत हाथ है। ये बहुत सारा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि TNT, नाइट्रोजन ग्लिसराइन, डायनामाइट, पॉइजनस गैसेस जैसे कि मस्टर्ड गैस हो गया, ल्यूसाइट हो गया, फॉस्जीन हो गया, और भी बहुत सारे डेडली वेपन्स जैसे एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, ये सब कैसे बना है? केमिस्ट्री के हेल्प से ही बना है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। केमिस्ट्री का बहुत सारा ब्रांच है, जैसे फिजिकल ब्रांच हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्री में जो यूज़ हो रहा है उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोल दिए हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर में जो यूज़ हो रहा है उसको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी कुछ कुछ केमिस्ट्री होता है, जो ड्रग्स वगैरह मेडिसिन, ये सब ये भी बायोलॉजी का ही टर्म है, लेकिन इसको हम लोग बायो केमिस्ट्री के अंदर रखते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री जो मेडिसिन वगैरह में होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 ब्रांचेस के बारे में मोस्टली पढ़ते हैं जो एग्जाम में आता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर। मैटर का क्या नेचर होता है? एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल। जितने भी यूनिवर्स में जो सामान है वो सब मटेरियल से बने हैं, जिसका नाम हम लोग क्या साइंटिस्ट दिए हैं? मैटर। क्या दिए हैं नाम? मैटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे एयर हो गया, फूड हो गया, स्टोन्स हो गया, क्लाउड्स हो गया, स्टार्स हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, सब चीज़ किससे बना हुआ है? एक मैटर से बना हुआ है। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड द मैटर इन द फॉर्म 5 बेसिक एलिमेंट। जो हम लोग के पुराने इंडियन दार्शनिक थे, मतलब भारतीय दार्शनिक थे, जो फिलोसफर्स थे, वो मैटर को 5 भाग में क्लासिफाइड किए थे, 5 बेसिक्स एलिमेंट्स में, पंच तत्व में, मतलब एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। किस चीज़ में बांटे थे? हवा, पृथ्वी, आग, पानी और आसमान। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग कितना भी था, जितना भी लिविंग और नॉन लिविंग मतलब सजीव और निर्जीव, सब इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर क्या है? बना हुआ है। ठीक है, किनके अकॉर्डिंग? इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग। नाम इसका नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड सिमिलर क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। और भी ग्रीक फिलोसफर्स आए जिनका भी मैटर का क्लासिफिकेशन सिमिलर था, जैसे हम लोग के इंडियन फिलोसफर्स का था, उनका भी सेम था। अब आगे चलते हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। लेकिन अब के जो साइंटिस्ट आए हैं वो मैटर को 2 तरह से डिवाइड करते हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे और उनके केमिकल नेचर पे। हम लोग के एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था सर एंटोनियन लेवोजियर, जिनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वो क्या किए थे? मैटर को 2 तरह से डिवाइड किए थे। सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि मैटर हम लोग का दिख कैसा रहा है, किस फॉर्म में? तो 3 फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन में कि हम लोग का जो मैटर है वो प्योर है या फिर मिक्सचर फॉर्म में है। तो उसको कैसे बांटे? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। और प्योर को भी आगे चल के बांट दिया गया 2 तरह में, एलिमेंट में और कंपाउंड में। और मिक्सचर को भी आगे चल के 2 भाग में बांट दिया गया, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। इन सब का मतलब मैं आगे जैसे जैसे आते जाएगा मैं समझाते जाऊंगी कि होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर एक दूसरे से अलग कैसे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है? कंपाउंड्स में भी 2 तरह का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उसमें क्या होता है? एलिमेंट्स भी आगे चल के क्लासिफाइड होते हैं, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। सब मैं आगे चल के आपको धीरे धीरे डिस्क्राइब करूँगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं। जो हमारा मैटर है वो 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैटर इन दिस 3 स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। देखिए ये जो पार्टिकल्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जो पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड के वो इस तरह के होते हैं, लिक्विड में दूर दूर होते हैं और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। देखिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड है एंड दे हैव वेरी स्मॉल इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और इन दोनों के बीच में जो ये इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और सॉलिड में क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। इस वजह से ये क्या, इस वजह से इनके जो पास में है ना
इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मतलब ये एक दूसरे को बहुत जोर से खींचते हैं, पकड़ के रखते हैं, ठीक है। सिमिलरली इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड डिफाइंड डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। इस वजह से सॉलिड्स का क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, डिफिनिट शेप होता है, मतलब इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है। दिस इज निग्लिजिबल इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन देयर वॉल्यूम्स। हम मतलब कि अगर प्रेशर भी चेंज करें, टेम्परेचर भी चेंज करें, तब भी हम इनके जो शेप्स हैं, साइज हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं ला सकते। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बट हाँ चेंज होता है, लेकिन उतना नहीं होता है, ठीक है। द पोजिशंस मॉलिक्यूल इन द crystal lattice are fixed and hence solids do not have translatory और rotatory motion। सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्रिस्टल लैटिस होता है वो बहुत फिक्स्ड होता है, उनका पोजीशन फिक्स्ड होता है, जिसकी वजह से जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मतलब ट्रांसलेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन, इधर उधर घूम नहीं सकते हैं, मूव नहीं कर सकते, उनके बीच सिर्फ ऐसे वाइब्रेशन वाला होता है, ऐसे 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 रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास आसपास स्पेस नहीं होता, इसलिए वो घूम नहीं सकते, ठीक है। वो बहुत चिपके हुए रहते हैं, एकदम ऐसे 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 रहते हैं, तो वो बस ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ना कि इधर उधर भाग सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको। मॉलिक्यूल्स हैव सॉलिड पोजेसेस लीस्ट एनर्जी। इनके पास एनर्जी बहुत कम होता है, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास एनर्जी बहुत कम होता है। हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो इनके ड्यू टू स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास वॉल्यूम बहुत स्मॉल होता है, इसका डेंसिटी क्या होता है, बहुत हाई होता है, समझे। सम पोजेस लीस्ट कंप्रेसिबल एंड थर्मल एक्सपेंशन। और सॉलिड्स क्या होते हैं, बहुत कम दबते हैं, बहुत कम उनका थर्मल एक्सपेंशन होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। सॉलिड को दो तरह हम लोग डिवाइड करते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक को बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, ये आगे पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब होता है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब जो उसमें एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस हैं, वो एक ज्योमेट्रिक पैटर्न डिफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में अरेंज होते हैं। मतलब अगर किसी का शेप ऐसे है तो वो ऐसे 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 मतलब कि इस तरह से वो क्या रहता है, अरेंज्ड रहता है, ठीक है। The order is so regular that involving the arrangement at one side that other side can be predicted। मतलब इनका जो अरेंजमेंट रहता है वो हर डायरेक्शन से क्या होता है, सेम होता है, और ये लॉन्ग रेंज का मतलब चेन बनाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है, उनका जो हीट ऑफ फ्यूजन्स होता है वो डिफिनिट होता है, क्लीन कट क्लीवेज होता है, दे हैव ट्रू सॉलिड्स, इसी को हम लोग ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एनिस्ट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, मतलब इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब वैल्यू शो करता है उनके डिफिनिट डायरेक्शंस की वजह से, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से होते हैं, तो हमारा जो सोडियम क्लोराइड हो गया, नमक, आप देखे होंगे नमक का एक अपना क्रिस्टल शेप होता है, ठीक है। ये नमक का अपना शेप होता है, ये नहीं कि नमक को हम किसी जार में रखते तो वो जार का शेप ले लेता है, लेकिन जब आप नमक के एक मॉलिक्यूल्स को उठा के देखिएगा माइक्रोस्कोप से तो उसका एक अपना शेप होता है, अपना साइज होता है, वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है। फिर हमारा हो गया कैल्शियम फ्लोराइड, क्वार्टाज, डायमंड, ग्रेफाइट, आइस, जिंक सल्फाइड। देखते हैं इन सब का शेप फिक्स्ड होता है, ठीक है, इन सब का अरेंजमेंट फिक्स्ड होता है। अब एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड हम उसको बोलते हैं जिनका जो पार्टिकल्स होता है, उनका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो अरेंज रेगुलरली नहीं होते, मतलब जैसे तैसे उनका अरेंजमेंट्स होता है। एक्चुअली एमॉर्फस सॉलिड आर हाईली सुपर कूल लिक्विड्स। ये क्या होते हैं ना, ये बहुत ठंडे लिक्विड्स होते हैं जिसका विस्कोसिटी बहुत हाई होता है, इसीलिए इसको हम लोग स्यूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड्स। This is supported by the fact the glass of window panes of some very old houses are found to be thicker at the bottom and than the top। आप कभी कभी देखे होंगे जो विंडो पेन्स होता है, पुराना घर होता है, उसका जो ग्लास का आप कभी देखिएगा नीचे से बहुत मोटा होता है, ऊपर से बहुत मोटा होता है, और बीच में क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। तो उनका शेप सेम नहीं होता है, उनका फ्लूइडिटी मतलब वो फ्लूइडिटी पोजेस करते हैं ग्लास जैसे। अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, उनका कोई लॉन्गर चेन नहीं होता है, उनका अरेंजमेंट इरेगुलर होता है हर डायरेक्शंस में, ठीक है। उनका जो
फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो सारे डायरेक्शन में। आइसोट्रॉपिक का मतलब जैसे बताते हैं, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि उनका जो नेचर है वो डिफरेंट, मतलब कि डायरेक्शन, हर मतलब कि डायरेक्शंस में उनका जो साइज़ है वो अलग अलग होता है। इसको हम लोग आइसोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। उनका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है सारे डायरेक्शंस में। उनका फिजिकल प्रॉपर्टी सब जगह सेम होता है, लेकिन जो शेप होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, जैसे ग्लास हो गया हम लोग का, रबर हो गया हम लोग का, प्लास्टिक्स हो गया, इन सब का देखिएगा कहीं पे पतला कहीं पे मोटा, लेकिन उनका काम तो सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। और एक और जो हम लोग के लिए वेस्ट वोल्टेइक मटेरियल फोटो के लिए यूज़ होता है वो एमॉर्फस सिलिकॉन है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है कि वेस्ट फोटो वोल्टेइक मटेरियल कौन सा है, तो वो हम लोग का क्या है, एमॉर्फस सिलिकॉन। कौन सा है, एमॉर्फस सिलिकॉन, ठीक है। जो कि क्या काम करता है, तो वो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट्स करने का काम होता है। आप देखे होंगे जो हम लोग का छत पे वो जो सोलर सिस्टम लगता है उसमें जो हम लोग का वो ब्लैक ब्लैक जो दिखता है वो एमॉर्फस सिलिकॉन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड्स के बारे में। सॉलिड्स में मैंने बता दिया कि सॉलिड्स का शेप डिफिनिट होता है, उनका इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, उनका जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन नहीं कर सकते, उनमें सिर्फ वाइब्रेशन हो सकता है। अब हम लोग इसके बारे में, लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। द इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस इन लिक्विड्स आर ग्रेटर इन देन सॉलिड्स। इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनके बीच में, जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, यहाँ पे सॉलिड के कंपैरिजन में इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस है, समझ में आया। तो वही यहाँ पे बात बोल रहा है, द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन लिक्विड आर ग्रेटर देन इन सॉलिड बट लेस देन इन गैसेस। गैसेस से कम होता है लेकिन सॉलिड से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स आर बिगर देन दो सॉलिड्स। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन लिक्विड में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैव ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। और जो मॉलिक्यूल्स होता है लिक्विड का, उनके पास फ्रीडम, मतलब घूमने का फ्रीडम होता है, मूवमेंट करने का क्या होता है, फ्रीडम होता है, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड नहीं है ना। दे हैव सम रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन इन एडिशन टू वाइब्रेटरी मोशन। उनके पास रोटेटरी मोशन भी होता है, ट्रांसलेटरी मोशंस भी होता है और वाइब्रेटरी मोशन भी। वो घूम भी सकते हैं, वाइब्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैव हायर एनर्जी दैन दोज ऑफ सॉलिड्स। जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ज़्यादा क्या होता है, एनर्जी होता है, इसलिए वो कूद फांद करते रहते हैं, ठीक है। लिक्विड्स डू नॉट हैव डिफिनिट शेप। लिक्विड्स के पास डिफिनिट शेप नहीं होता है बट वॉल्यूम डिफिनिट होता है। जैसे आप किसी भी बाल्टी में रखिएगा तो वो उसका शेप ले लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड रहता है। समझ में आया। लिक्विड्स जो होता है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में कंप्रेसिबिलिटी होता है और उनमें थर्मल एक्सपेंशंस भी होता है, ठीक है। और लिक्विड का कॉमन एग्जांपल तो आप लोग जानते ही होंगे, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, अल्कोहल हो गया। अब हम लोग गैस के बारे में पढ़ेंगे। गैस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर सफिशिएंटली अपार्ट फ्रॉम वन अनदर इन गैसेस। द इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर इन 10⁻⁷ to 10⁻⁵ सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कितने दूर दूर हैं ये सब एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो 10⁻⁷ से -10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। देयरफॉर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन गैसेस। इसीलिए मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो बिल्कुल जीरो लगता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स पास में होते ही नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कहाँ से, ठीक है। ड्यू टू लार्ज इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस और नेग्लिजिबल इंट्रा फोर्स के अट्रैक्शन से क्या होता है, हैव नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम और नॉट डिफिनिट शेप।
ना कि इनके पास डिफिनेट वॉल्यूम होता है और ना कि डिफिनेट शेप होता है। दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। हम किसी भी कंटेनर में ये रखते हैं तो ये पूरा स्पेस ले लेते हैं उनका, और पूरा स्पेस लेते हैं। इनका ना डिफिनेट वॉल्यूम होता है ना डिफिनेट शेप होता है। गैस का कोई डिफिनेट वॉल्यूम कोई डिफिनेट शेप नहीं होता है, जबकि लिक्विड का क्या होता था, वॉल्यूम डिफिनेट होता था लेकिन शेप डिफिनेट नहीं होता था। और सॉलिड का क्या है, वॉल्यूम भी डिफिनेट होता था और शेप भी डिफिनेट होता था। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या बोल रहा है, दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर, ये तो समझ में आ गया। और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका रोटेटरी, वाइब्रेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन बहुत ही लार्ज होता है, क्योंकि ये फ्रीली रहते हैं। ये कहाँ जहाँ भी पाए वहाँ भी क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, नाच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, जो देखते हैं जो बच्चा ज़्यादा कूदता फांदता है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है। दे पॉजेज हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन। उनके पास बहुत ज़्यादा क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशंस होता है और हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है। ठीक है, आप देखे होंगे हम लोग जो घर में जो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैस जो होता है जिसको हम हाईली कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड्स के। जैसे हम लोग घर में जो यूज़ करते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो सिलेंडर के हम लोग के घर में खाना बनाने के लिए जो गैस आता है एलपीजी, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो बहुत ही कंप्रेसिबल गैस रहता है। उसको हम लोग कंप्रेस्ड करके उसको हम लोग के घर के पास पहुंचाया जाता है। इवन जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई होता है सिलेंडर्स में, वो भी क्या है, कंप्रेस्ड गैस का ही क्या है, एग्जाम्पल है। इवन जो आजकल हम लोग व्हीकल्स में फ्यूल जो के तौर पे सीएनजी यूज़ करते हैं, वो भी क्या है, मेरा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके हाई कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से इसमें एक छोटे से कंटेनर में लार्ज वॉल्यूम का गैस क्या हो जाता है, एडजस्ट हो सकता है। मतलब अगर हम छोटा सा कंटेनर लेते हैं तो उसको कंप्रेस करके हम उसमें बहुत सारा गैस क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसीलिए आजकल हम लोग यूज़ करते हैं। और इसका ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होता है, ईजिली होता है। हम लोग कॉमन एग्जांपल जानते हैं गैस हम लोग में क्या क्या, एयर हो गया, मिक्सचर ऑफ गैसेस बोलते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मेरा किसके एग्जाम्पल्स हैं, गैस के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत है समझने में? ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेंज इन फिजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। हम लोग क्या कर सकते हैं, मैटर को एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और चेंज कैसे कर सकते हैं, हम लोग कंडीशन को चेंज करके, उनके टेम्परेचर को बढ़ा घटा के, प्रेशर को घटा बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को लिक्विड में, गैस को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। देखिए, अगर सॉलिड को हम हीट देंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड को हम ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड में बदल जाएगा। उसी तरह अगर लिक्विड को हम हीट देंगे तो वो गैस में बदल जाएगा, लेकिन जब गैस को ठंडा करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, समझ में आया ये टर्म आपको? अब हम पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। ऑन अ हीट अ सॉलिड यूजुअली चेंज टू लिक्विड। जब हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, लिक्विड्स में बदल जाता है। ठीक है, और जैसे ही हम फर्दर उसी लिक्विड को और हीट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग वेपर स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट में क्या डिफरेंस है। उसी का रिवर्स प्रोसेस करते हैं। अगर हम गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड में बदल जाता है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसे कि देखिए, मान लीजिए हम आइस है, आइस मेरा क्या है, सॉलिड है। उसको अगर हम हीट देते हैं तो वो पानी में बदल जाता है। पानी को अगर और हीट देते हैं तो वो वेपर में बदल जाता है, स्टीम्स में बदल जाता है। अगर उसी स्टीम्स को अगर हम ठंडा करते हैं तो वो फिर से पानी में बदल जाता है, और फिर उसको और ठंडा करते हैं वो फिर से बर्फ़ बन जाता है। आपको समझ में आया ये एग्जाम्पल्स? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि अभी हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चा कंफ्यूज रहते हैं इस टर्म में कि गैस और वेपर तो एक ही होता है। नहीं, गैस और वेपर दो अलग अलग चीज़ है, डिफरेंस है थोड़ा सा उनमें। क्या होता है, वेपर जो रिप्रेजेंट करता है गैसियस स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस का अगर गैसियस स्टेट है तो हम उसको वेपर बोलते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको रूम टेम्परेचर पे लाते हैं ना तो वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि पानी जो है असल में उसका फॉर्म कैसा है, लिक्विड फॉर्म है, लेकिन जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। इस गैसियस स्टेट को हम लोग वेपर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो हम लोग का जो गैस होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी गैस में रहता है।
समझ में आया आपको? वेपर और गैस में क्या डिफरेंस होता है? वेपर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे वाटर में रहता है, लेकिन गैस जो है रूम टेम्परेचर पे गैस ही में रहता है। समझ में आया? आता कोई दिक्कत? जैसे अमोनिया गैस है, इसको हम वेपर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पानी जो है वो हीटिंग फॉर्म्स है, इसको हम वेपर्स बोलते हैं। अमोनिया को आप गर्म भी कीजिएगा तब भी वो गैस में ही रहेगा, और अमोनिया ठंडा होके भी गैस में ही रहेगा। लेकिन जब पानी को आप गर्म कीजिएगा तो ये वेपर्स में बदल जाते हैं, और जैसे आप वेपर्स को ठंडा कीजिएगा ये पानी में बदल जाते हैं। समझ में आया डिफरेंस क्या है? जो हम लोग का एक वाटर है वो तीनों डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, इवन सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। जैसे सॉलिड क्या फॉर्म हो गया? आइस। लिक्विड फॉर्म क्या हो गया? वाटर। और गैसियस फॉर्म क्या हो गया? वाटर। जब हम एग्जांपल हम आपको इससे पहले ही दिए थे आइस का, जब हम इसको गर्म करते तो ये वाटर में बदल जाता है, जब इसको और गर्म करते तो ये वाटर वेपर्स में, जब इसको ठंडा करते तो वाटर्स में, और जब इसको और ठंडा करते तो आइस में। कोई दिक्कत यहाँ तक? जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हम मैटर्स को 5 पार्ट्स में डिफाइन किए, ठीक है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कर। पहले 3 था, लेकिन अब 5 हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। और भी बहुत सारा खोज हुआ है, लेकिन मोस्टली अभी हम 5 ही जानते हैं, ठीक है? प्लाज्मा स्टेट किसको बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट जो होता है, हमने आपको 3 पढ़ा दिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम पढ़ा रहे हैं आपको प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स कंसिस्ट करता है। जो प्लाज्मा स्टेट होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही सुपर एक्साइटेड होते हैं और सुपर एनर्जेटिक होते हैं, इवन गैसेस से भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है? और दिस पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। ये भी गैसेस ही हैं, सिर्फ इसमें क्या होता है, ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है? प्लाज्मा कैन अकर व्हेन मैटर इज हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर। जब हम किसी भी मैटर को बहुत ज़्यादा, इवन एक्सेस हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो ये जो क्या होता है ना, जो मेरे मैटर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है? द मैटर इन प्लाज्मा स्टेट इज कलेक्शन ऑफ फ्रीली हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल। तो इनके अंदर जो क्या होता है, बहुत ही हाईली एनर्जेटिक और हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है? हम लोग जो घर में फ्लोरोसेंट ट्यूब यूज़ करते हैं, नियॉन साइन बल्ब्स यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा गैस होता है? इनर्ट गैस होता है। इनर्ट गैस मतलब वैसा गैस जो किसी से रिएक्शन ना करता हो। आगे चल के मैं आपको ये पढ़ाऊँगी इनर्ट गैसेस के बारे में। इनको हम लोग नोबल गैस भी बोलते हैं। ये क्या होता है ना, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक ना? ये ऐसे फ्रीली स्टेट में पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो जब हम इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये क्या करते हैं ना, ग्लोइंग प्लाज्मा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक ना? जो कि क्या होता है, इनके कलर पर डिपेंड करता है, और यही इसी वजह से हम लोग का जो CFL है या फिर नियॉन साइन बल्ब से ये क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। तो इसमें जो कोई आपसे पूछेगा कि फ्लोरोसेंट के अंदर कौन सा मैटर का स्टेट पाया जाता है, तो कौन सा स्टेट है? प्लाज्मा स्टेट है। समझ में आया? इवन सन के ऊपर भी जो स्टेट्स रहता है वो भी कौन सा स्टेट रहता है? सूर्य के ऊपर भी जो सरफेस पे होता है वो प्लाज्मा स्टेट्स ही होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को समझने में? अब हम लोग पढ़ेंगे बोन्स-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। ये सब जो स्टेट्स है ये नेचुरल अकरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है? ये मैनमेड नहीं है, लेकिन जो BEC है वो मैनमेड है। कैसा है? मैनमेड स्टेट है, जिसको आदमी ने क्रिएट किया है, ठीक है? इन 1920 में द बेसिस ऑफ स्टैटिकल कैलकुलेशंस, मतलब स्टैटिकल कैलकुलेशन के आधार पर एक साइंटिस्ट थे सत्येंद्रनाथ बोस, जो कॉन्सेप्ट दिए थे मैटर का, ठीक है? वो हमारे इंडिया के ही हैं, ठीक है? जो कि 5वां स्टेट ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट दिए थे। बाद में एक और, ये बस कंसेप्ट दिए थे, मतलब ये पूरा इनका फॉलो अप नहीं हुआ था, इनका पूरा सही मतलब सही नहीं हुआ था। फिर उसके बाद एक अमेरिकन साइंटिस्ट आए थे जिसको हम लोग जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से, आपको पता है। तो वो जो क्या किए थे, इस स्टेट को सक्सीडली ऑब्टेन कर लिए थे, ठीक है? वो कैसे कि द बोस-आइंस्टीन स्टेट इज फॉर्म्ड बाय सुपर कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 ऑफ डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर। ये क्या किए थे, गैस को उसके डेंसिटी के, जो नॉर्मल एयर का जो डेंसिटी है उसके 100,000 कम डेंसिटी पे, मतलब लो डेंसिटी पे क्या किए थे,
इसको ठंडा किए थे एकदम लो, सुपर लो टेम्परेचर पे, तब जाके ये स्टेट क्या हुआ था, बना था, फॉर्म हुआ था। इसीलिए इसका नाम है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब होता है ठंडा, कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, ठंडा, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। और नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इसमें दो साइंटिस्ट का हाथ है, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, समझ में आया? इसीलिए इस स्टेट को क्या बोला जाता है, बीईसी या बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत है समझने में? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। हम लोग अब फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने 5 तरह का फिजिकल स्टेट पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और बीईसी, ठीक है। हमने सबका क्या क्या प्रॉपर्टीज, सॉलिड का होता है, लिक्विड का क्या प्रॉपर्टीज होता है, प्लाज्मा का क्या प्रॉपर्टीज होता है, गैसेस का क्या प्रॉपर्टीज होता है, बीईसी कैसे ऑब्टेन किया गया, बीईसी को कौन साइंटिस्ट दिए, प्लाज्मा कहाँ पे, मतलब प्लाज्मा का स्टेट कहाँ पे पाया जाता है, हमने सब कुछ आपको पढ़ाया है। अब हम चलते हैं प्योर सब्सटेंस पे। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ए सब्सटेंस और मैटर which cannot be separated into other kind of matter by any physical process is called pure substance। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा मैटर जिसको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से उसको अलग नहीं कर पाएँ, ठीक है, तोड़ नहीं पाएँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस 2 तरह से क्लासिफाइड है, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन का आपके पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, आप इसको कोई भी फिजिकल प्रोसेस से इसको तोड़ करके आप इससे हाइड्रोजन से नाइट्रोजन नहीं बना सकते हैं। समझ में आया आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसे वाटर ही है, तो वाटर को आप कुछ भी कर लीजिए, वो पानी ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। वाटर भी मेरा क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या होता है और कंपाउंड्स क्या होता है। आप लोग को बार बार ये वर्ड आ रहा होगा, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है। तो एलिमेंट्स होता है क्या है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, क्या नाम था उनका, रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। 1661 में बस ये एलिमेंट टर्म का यूज़ किए थे, ये एलिमेंट टर्म को क्या किए थे, यूज़ किए थे। समझ में आया? मतलब ये हमसे कोई पूछेगा कि बताइए कौन से फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जो एलिमेंट टर्म को लाए दिए, तो क्या आप बोलिएगा, रॉबर्ट बॉयल। क्या बोलिएगा, रॉबर्ट बॉयल। लेकिन जो हमारे एक और साइंटिस्ट थे, एंटोनियन लॉरेंट लेवोजियर, एक फ्रेंच केमिस्ट थे, इन्होंने एलिमेंट का क्या किया, डेफिनीशन प्रोवाइड करवाया, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने हम लोग को एक डेफिनेशन दिया कि एलिमेंट आखिर में होता क्या है। तो एलिमेंट क्या होता है वो डिफाइन किया एलिमेंट को, बेसिक्स, ये मैटर का बेसिक फॉर्म है। क्या है, बेसिक फॉर्म है, ठीक है। मैटर का बेसिक फॉर्म है एलिमेंट, जो कि टूट नहीं सकता है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। कितना भी केमिकल रिएक्शंस करवा लीजिए, इसको हम अलग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी तक हम लोग के पास कम से कम 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद है। अभी अप्रॉक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स हैं टोटल, ठीक है। अर्थ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 जो हैं वो क्या है, नेचुरल हैं, मतलब कि नेचर से अकर हैं। बाकी मैनमेड हैं, जितने भी है बाकी सिंथेटिकली, आर्टिफिशियली, लेबोरेटरी में क्या किया गया है, बनाया गया है। उसमें से मोस्टली जो है, मेजॉरिटी जो है, सारा वो सॉलिड्स हैं, बाकी सारा इसमें सॉलिड्स हैं। 11 एलिमेंट्स जो हैं वो गैसियस स्टेट्स में हैं। बाकी जो हैं 2 एलिमेंट्स जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो लिक्विड में होता है। कौन कौन सा, एक मर्क्यूरी और एक ब्रोमीन। उसमें से मर्क्यूरी जो होता है वो मेरा मेटल होता है, और ब्रोमीन जो होता है वो मेरा नॉन मेटल होता है। हम आपको बताएंगे कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, ये आगे चल के पढ़ाएंगे, ठीक है। बस आगे याद रखिए कि मर्क्यूरी जो मेरा होता है एक ऐसा मेटल होता है जो कि किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और ब्रोमीन मेरा एक ऐसा मेटल, नॉन मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। 11 एलिमेंट्स जो कैसे हैं, गैसियस स्टेट्स में है रूम टेम्परेचर पे, और उसमें से 2 ऐसे जो हैं थोड़ा सा रूम टेम्परेचर एवं मिलने पे वो क्या होते हैं, पिघल जाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से एलिमेंट्स से, गैलियम और सीजियम।
ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि थोड़ा सा एवोव रूम टेम्परेचर पे कौन से एटम ऐसे मेटल्स हैं जो पिघल जाते हैं, या फिर पूछ देता है कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम थोड़ा सा हथेली पे ले लेते हैं और वो क्या होता है, पिघल जाता है। तो कौन कौन से हैं, गैलियम और सीजियम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया गया कि सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन है। तो सबसे पहला तो ऑक्सीजन है। उसके बाद पूछेगा सॉलिड में, तो गैस में ऑक्सीजन है, सॉलिड में कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक आपको। सबसे ज़्यादा गैस, अगर आपसे स्टेट दे दे कि गैसियस स्टेट में, तो वो क्या लिखेगा, ऑक्सीजन। लेकिन आपसे नॉर्मल पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे, तब भी ऑक्सीजन। लेकिन जैसे आपको सॉलिड दे दे तो आप क्या मारिएगा, सिलिकॉन। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत समझने में। अब हम आगे एलिमेंट्स को 3 टाइप में बांटें, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आगे आके पढ़ाऊंगी आपको। मेटल्स क्या होता है, मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स क्या होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके, वो क्या है मेरा, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मेरा रूम टेम्परेचर पे कैसे आते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं। ठीक है, आप लोग पारा देखे होंगे ना, जो थर्मोमीटर में रहता है वो कौन से फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, एंड नॉर्मली हार्ड, और वो कैसे होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। दे हैव ब्राइट लस्टर, उनके पास चमक होती है। मेटल्स के पास क्या होता है, चमक होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका एमपी और बीपी क्या होता है, हाई होता है। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनसे हम बिजली और क्या बोलते हैं, हीट का क्या करते हैं, गुड कंडक्टर है, मतलब ईजिली अपने से पास होने देते हैं। और उनके पास जो, अगर मेटल का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस देयर लैटिस पॉइंट, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके लैटिस पॉइंट्स में क्या होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होता है, इस वजह से उनका कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या हो गए मेटल्स के, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक, सब मेरे क्या हैं, मेटल्स हैं। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स जो होता है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है किसके, मेटल्स के। जो मेटल्स के प्रॉपर्टीज होते हैं उसके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज क्या होता है, नॉन मेटल्स के। जैसे हम क्या बोले, नॉन मेटल्स मेरा सॉलिड्स होता है, मेटल्स मेरा सॉलिड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नॉन मेटल्स मेरा सारा क्या होता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, गैस के रूप में। और ये सब, और एक ऐसा होता है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, बताइए कौन सा, ब्रोमीन। कौन सा, ब्रोमीन। ठीक है, दे आर फाउंड इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सब मतलब सारे स्टेट्स में पाए जाते हैं, लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड्स भी होते हैं और गैस भी होते हैं। दे डू नॉट पोजेस लस्टर, उनके पास अपनी चमक नहीं होती, सिर्फ एक को छोड़ के, वो कौन सा होता है, आयोडीन। आयोडीन आप लोग देखे होंगे, उसमें क्या होता है, चमक होता है। ठीक है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकते, लेकिन एक को छोड़ करके, वो क्या है, ग्रेफाइट। पेंसिल का आप नोक देखे होंगे, वो जो होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। दे आर नॉट मेलिएबल, हम उनको और वो डक्टाइल भी नहीं होते, ना हम उनको पतला सीट की तरह कर सकते हैं, इवन तार की फॉर्म में हम उनको नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल मेरा कौन कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। यहाँ पे एक और होता है कि नॉन मेटल्स जो होता है मेरा सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता। लेकिन हमारा जो एक एक्सेप्शन है डायमंड, वो क्या होता है, हार्डेस्ट नॉन मेटल है। ठीक है, आपको ये भी पॉइंट आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटलॉइड्स क्या होता है, जो दोनों का प्रॉपर्टीज रखता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स मतलब होता है उपधातु, जिनके पास मेटल्स का भी प्रॉपर्टीज है और नॉन मेटल्स का भी प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सा हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम और पोलोनियम। ये सब क्या है, मेरा एग्जाम्पल है किसके, मेटलॉइड्स के। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है मेरा, ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा है, कार्बन, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन। ठीक है,
अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स। एलिमेंट्स पढ़ा दिए, एलिमेंट्स में हम आपको बता दी कि एलिमेंट्स 3 तरह का होता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स क्या होता है, ठीक है। कंपाउंड्स भी क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, जो कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स जब फिक्स प्रोपोर्शंस में उनका जो मास का प्रोपोर्शंस होता है वो फिक्स्ड होता है और वो आ करके मिल के कंपोज होके जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। जैसे कि हम लोग जानते हैं वाटर, वाटर में क्या होता है H2O, ठीक है। तो H2O मतलब 2 × 1 और ऑक्सीजन का होता है कितना 16, तो ये 2:16 मतलब 1:8 के रेशियो में अगर मिलता है तो क्या बनता है मेरा वाटर मिलता है। मगर मतलब 1 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का और 8 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं मेरे वाटर बनते हैं। तो इसी को हम लोग क्या यहाँ पे बोला गया फिक्स प्रोपोर्शंस ऑफ मास। समझ में आया आपको, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको यहाँ पे समझने में? तो आप कहीं भी मतलब जाइएगा, वाटर आपको चाहे समुद्र का हो, नाल का हो, या फिर चापाकल का पानी हो, या टैप का पानी हो, या बारिश का पानी हो, वहाँ पे सबका रेशियो सेम होगा 1:8। समझ में आया? इनका मास ऑफ प्रोपोर्शंस चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको प्योर सब्सटेंस हम लोग रखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बारिश का पानी अशुद्ध होता है, समुद्र का पानी, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उनका जो फिक्स रेशियो होता है 1:8। मतलब 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स और 8 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब अटैच होते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनता है वाटर बनता है। इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया है फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास, ठीक है। The properties of compounds are entirely different from those of elements from which is it made। और इनका जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है वो जिनसे बने हुए, तो जिस एलिमेंट से। जैसे देखिए हाइड्रोजन मेरा क्या है, गैस है, हाइड्रोजन अलग गैस है, इसका अलग प्रॉपर्टीज़ है। ऑक्सीजन अलग गैस है और ये अलग प्रॉपर्टीज़ है। ये देखिए ये भी गैस है, लेकिन ये जब साथ में मिलते हैं तो ये बन जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, वाटर। तो देखिए इनका प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हुआ, 2 गैस मिलके वाटर बना दिए, 2 गैस मिलके क्या बन गया, लिक्विड बन गया। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, जिस एलिमेंट से मिलके बन रहे हैं उनका प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट, और जो बन रहा है उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में आपको? ठीक है। एग्जाम्पल में वाटर, शुगर, सॉल्ट, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, ईथर, ये सब क्या है मेरे कंपाउंड है, ठीक है। अब कंपाउंड भी 2 तरह का क्लासिफाइड किया गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जितने भी लिविंग सोर्स से प्रोवाइड हो, जितने भी कंपाउंड्स हो जो लिविंग सोर्स से मिल रहे हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। या फिर हम सिंपली जानते हैं ना, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें हाइड्रोजन हो और क्या हो, कार्बन हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे देखिए हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में भी हम लोग का क्या आता है, कार्बन्स आता है। प्रोटीन्स में भी कार्बन आता है, ऑयल्स में भी कार्बन आता है, फैट्स में। और ये सब देखिए ये सब किससे मिलता है, लिविंग सोर्स से मिलता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग सोर्स से मिलता हो, जैसे कि रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब कैसा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल में NaCl, NaCl में देखिए कहीं पे भी कार्बन और हाइड्रोजन है नहीं, तो इसीलिए मेरा कैसा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ में आया? मार्बल्स हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा, ये सब कैसा है मेरा, सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? मिक्सचर्स क्या होता है, मिक्सचर्स मतलब होता है 2 चीज़ का, 2 या 2 से अधिक चीज़ का क्या होता है, मिश्रण। मिश्रण मतलब मिलना, ठीक है। ए मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2 या मोर एलिमेंट्स सब्सटेंस इन एनी इनडिफिनिट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मिक्सचर। मतलब हम किसी भी इनडिफिनिट प्रोपोर्शन, जैसे कि 1 गिलास पानी में हम दो चुटकी नमक या फिर 2 चम्मच नमक या 4 चम्मच नमक मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। मतलब इसके लिए ऐसा कोई नहीं है कि हाँ हमको एक ही चम्मच मिलाना है नमक या चीनी कुछ भी, या फिर पानी हमको आधा ml लेना है कि 1 ml लेना है कि 1000 लीटर ml लेना है, कुछ भी, मतलब कोई भी प्रोपोर्शन में मिला दीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। समझ में आया? द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट इन मिक्सचर रिमेन्स अनचेंज। और जो मिक्सचर में जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो अनचेंज रहता है। जो आपका जो कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज़ है वही आपका क्या होगा, मिक्सचर का भी प्रॉपर्टीज़ होगा, बदलता नहीं है। जैसे कि एग्जांपल मिक्सचर का क्या क्या गया, मिल्क भी मेरा क्या एक मिक्सचर है। सी वाटर में किस किस चीज़ का मिक्सचर है, एक तो नमक का, एक तो और भी बहुत सारे मिनरल्स होते होंगे उसमें, फिर वाटर हो गया, ये सब क्या है, मिक्सचर्स है। पेट्रोल में बहुत तरह का होता है, केरोसिन, डीजल्स,
फिर गैस, नैप्थलीन, ये सब सब पेट्रोल में ही मिलता है। पेंट भी मेरा मिक्सचर है। ग्लास भी मेरा क्या है, मिक्सचर्स है। सीमेंट भी मेरा क्या है, बहुत सारे अनडिफिनिट प्रोपोर्शंस का क्या है, मिक्सचर्स है। वुड, हमारा जो लकड़ी होता है वो भी क्या है, मिक्सचर्स है। तो अब हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, 2 तरह का मिक्सचर्स होता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। क्या क्या, 2 तरह का, होमो और हेट्रो। होमो मतलब होता है समान, बराबर, मतलब कि इक्वल, और हेट्रो मतलब होता है अलग, मतलब विषम। समझ में आया? अब आप पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस। एक मिक्सचर को हम तभी होमोजीनियस कहेंगे जब उसमें हम यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिलाएं, ठीक है, थ्रू आउट। देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब अगर हम 2 चीज़ को मिला रहे हैं तो हमको वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं दिखना चाहिए। पता, जैसे हम पानी और चीनी को मिलाएं तो हमको यहाँ पे ये नहीं दिखना चाहिए कि यहाँ पे चीनी दिख रहा है और यहाँ पे पानी दिख रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब विजिबल दम हो, पूरा बाउंड्रीज क्या हो, विजिबल हो। मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूट कैन नॉट बी सीन इवन बाई माइक्रोस्कोप। इवन बाई नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी आपको इस पानी में चीनी नहीं दिखना चाहिए या नमक नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो यही मेरा क्या होता है, होमोजीनियस होता है। लेकिन जैसे ही आप मान लीजिए इस पानी में आप सैंड मिला देते हैं, बालू, तो आपको बालू दिख जाएगा नेक्ड आई से, तो इसको हम नहीं बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया, कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, मतलब कि हम लोग का नॉर्मल वाटर में नमक मिलाना, शुगर मिलाना वाटर में, आयोडीन किस में, CCl4 में, बेंजीन किस में, टोलिन में, और मिथाइल अल्कोहल किस में, वाटर में। ये सब मेरा किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल सिंपल समझ लीजिए कि जब हम किसी चीज़ को मिला रहे हैं तो वो पार्टिकल्स हमको दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, कोई उसमें विजिबल बाउंड्रीज ना हो। ये नहीं पता चलो, मान लीजिए हम चीनी और नमक मिलाएं तो देख के कोई ये नहीं बता सकता है कि इस पानी में क्या मिला हुआ है, चीनी मिला हुआ है, नमक मिला हुआ है, या क्या मिला हुआ, कोई और क्या चीज़ मिला हुआ है, ठीक है, जब तक वो उसको टेस्ट ना करे, ऐसे उसको नहीं पता चलेगा देख के कि उसमें क्या मिला हुआ है। समझ में आया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, ए मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द एज विजिबल बाउंड्री। मतलब पूरे जितना भी उसका जो मिक्सचर वो सेम, मतलब थ्रू आउट ना हो, दम यूनिफॉर्म ना हो। मतलब जैसे हम कोई ग्लास में अगर हम पानी लेते हैं तो मेरा, अगर हम इसमें नमक मिलाते हैं ना, तो नमक का पार्टिकल्स यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, थ्रू आउट पार्टिकल्स होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन जब हम इसमें बालू मिलाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि बालू यहाँ भी हो, बालू यहाँ भी हो, बालू यहाँ भी हो, ऐसा नहीं होता है हेट्रोजीनियस में। समझ में आया आपको? अब इसमें क्या होता है ना, हेट्रोजीनियस में जब हम कोई चीज़ मिलाते हैं ना, तो वो हमको आँख से दिखता है कि हम उसमें क्या चीज़ मिलाए हैं, ठीक है। विजिबल बाउंड्रीज क्या हो जाता है, नेक्ड आई से सी हो जाता है। आप जब मिलाइएगा ना पानी और बालू को, तो देखिएगा बालू अंदर नीचे बैठ गया, पानी ऊपर आ गया, बालू का एक बाउंड्री बन गया। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तक क्या है, इसमें बालू मिला हुआ है। समझ में आया आपको? तो इसीलिए इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ए मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड, अगर हम किसी में सल्फर और सैंड मिला दे तो वो भी दिख जाता है। ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, किसी में बालू और आयरन का टुकड़ा डाल दे तो आपको नहीं पता चल जाएगा कि इसमें बालू और आयरन का टुकड़ा है, तो हेट्रोजीनियस है। आप क्या कर सकते हो, उसको साइड चुन चुन के भी क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कभी कभी पूछता है ना कि मिक्सचर को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सेपरेशंस, मिक्सचर ऑफ सेपरेशंस दिया हुआ है, हम उसका एक एक मेथड पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेथड है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? तो सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को किस में चेंज कर सकते हैं, वेपर में, बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए हुए। समझ में आया? और ये मेथड सिर्फ उन सब्सटेंस के लिए यूज़ होता है जो सबलाइम नेचर के होते हों। समझे? मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके पास 2 मटेरियल मिला हुआ है, एक मटेरियल सबलाइम मटेरियल और एक नॉन सबलाइम मटेरियल है। सबलाइम मटेरियल ऐसे बोलते हैं जिसको गर्म करते ही, जो सबलाइम मटेरियल वैसा सॉलिड्स होता है जिसको गर्म करते ही वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाए, भाप में चेंज हो जाए, गैस में बदल जाए। समझ में आया? जिसको गर्म करते ही वो गैस में बदल जाए। तो मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए चावल है और उसमें आप में कपूर मिला हुआ है, तो आपको होगा ना कि हम कैसे कपूर को अलग करें। तो क्या करेगा कोई लोग, चावल को क्या कर देगा, गर्म कर देगा, तो कपूर क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, तो चावल हमको अलग मिल जाएगा। तो यही सब है। तो सबलाइम्स मटेरियल कौन कौन सा हो गया मेरा, नैप्थलीन,
आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड और कपूर। आप देखे होंगे नेप्थलीन, जो आपके घर में वो जो कीड़ा वीड़ा लग जाता है तो उसमें वो नेप्थलीन का छोटा छोटा गोली देता है रखने के लिए, वो उससे मतलब कीड़ा मर जाता है और वो देखिएगा कुछ दिन बाद वो गायब हो जाता है, वो कुछ धीरे 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 क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड हो गया, कम्फूर हो गया, ये सब कैसा मटेरियल है, सबलाइम मटेरियल, ठीक है। अगर हम लोग एक नाम पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि वेपर को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्जन को हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, तो उसको हॉरफ्रोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड इज कॉल्ड हॉरफ्रोस्ट। क्या बोलते हैं? हॉरफ्रोस्ट। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, फिल्ट्रेशन। क्या मेथड है? फिल्ट्रेशन। दिस इज प्रोसेस फॉर क्विक कंप्लीट रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स मतलब कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स जम गया हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। तो उस फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड में देखते हैं हम लोग बालू डालते हैं तो बालू क्या हो जाता है? जम जाता है। मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी क्या हो जाता है? अंदर में जम जाता है। तो उस पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। और इसको हम लोग किस मेथड से अलग कर सकते हैं? बाई फिल्ट्रेशन। फिल्टर करके हम उसको क्या कर सकते हैं? मान एक छन्नी ले लेंगे, पानी ऐसे डालेंगे तो पानी नीचे गिर जाएगा और बालू सारा छन्नी पे आ जाएगा। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इससे क्या क्या अलग कर सकते हैं? रिमूव सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम इंजन ऑयल या कार इंजन। मान लीजिए आपके कार ऑयल में या फिर इंजन ऑयल में कुछ गिर गया हो कोई सॉलिड पार्टिकल्स, तो आप उसको छन्नी से क्या छान लीजिएगा और सॉलिड सब क्या हो जाएगा? छन्नी पे रह जाएगा। समझ में आया? या फिर देखते हैं आप कभी चाय बनाते हैं तो आप चाय पत्ती को इसी मेथड से चाय छन्नी से छान के चाय पत्ती को अलग कर लेते हैं और जो चाय होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम पढ़ेंगे इवोपरेशन। क्या पढ़ेंगे? इवोपरेशन। तो इवोपरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। लिक्विड को वेपर्स में बदलने पे कौन से टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे। आपको हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं अलग से। कौन से टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे। ये क्या कहलाता है? इवोपरेशन। अगर आप हीट प्रोवाइड कर देंगे तो वो बॉइलिंग हो जाएगा। समझ में आया? आप अगर खुद से हीट प्रोवाइड कर देंगे तो वो क्या कहला देगा? बॉइलिंग। इट्स नॉट कॉल्ड इवोपरेशन। लेकिन जब वो रूम टेम्परेचर पे गर्म होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवोपरेशन बोलते हैं, ठीक है। इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। इवोपरेशन होने से क्या होता है? हम लोग को ठंडा फील होता है। समझ में आया? एग्जाम्पल्स, इवोपरेशन ऑफ वाटर इन समर फ्रॉम लैंड्स एंड लेक। जब हम लोग पानी का गर्मी में पॉन्ड से, वेल से, लेक से क्या होता है? इवोपरेशन होता है। प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम वाटर बाय इवोपरेशन ऑफ मैटर। हम लोग क्या करते हैं? जितना भी कॉमन सॉल्ट हमको समुद्र से लेना होता है तो हम समुद्र से पानी इकट्ठा करके उसको क्या करवाते हैं? मतलब जो समुद्र की सूर्य का जो ताप होता है उससे इवोपरेट करवाते हैं, पानी सारा भाप बन के उड़ जाता है और सॉल्ट हम लोग को क्या होता है? मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब मेथड क्या हो गया? इवोपरेशन से। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम कूल बिकॉज ऑफ द इवोपरेशन। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग किसी मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं गर्मी के टाइम में तो वो ठंडा रहता है। वो किस मेथड से ठंडा रहता है? इवोपरेशन मेथड से, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या है? दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। इन दिस प्रोसेस ये मेथड यूज होता है जितना भी सॉलिड सब्सटेंस है उसके सेपरेशन और प्यूरिफिकेशंस के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो इम्प्योर सॉलिड्स होता है उस मिक्सचर, इम्प्योर सॉलिड या मिक्सचर को हम लोग एक सुटेबल सॉल्वेंट के साथ गर्म करते हैं। सॉल्वेंट आपका कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, वाटर हो सकता है, एसीटोन हो सकता है या फिर क्लोरोफॉर्म हो सकता है। मतलब कि टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कब तक बॉयल करते हैं हम उसको? जब उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, ठीक है। एंड द हॉट सोल्यूशन इज फिल्टर्ड। और जो हॉट सोल्यूशन रहता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? फिल्टर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो द क्लियर फिल्टर इज कूल्ड स्लोली टू रूम टेम्परेचर। और जो फिल्ट्रेट हम लोग को बचता है उसको हम लोग ठंडा कर लेते हैं टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। और वो जो सॉलिड सब्सटेंस है वो कैसे बाहर निकलता है? क्रिस्टल्स के फॉर्म में बाहर निकलता है। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? इस मेथड को हम लोग दिस सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड ड्राइड, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन मेथड बोलते हैं। फॉर द सेपरेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इज यूज इन विच कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर क्रिस्टलाइज और डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है? कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है तो इसके लिए हम लोग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करते हैं। मतलब बहुत सारा कंपोनेंट्स है ना, अलग अलग टाइम पे क्रिस्टलाइज होता है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे। समझ में आया? तो इस मेथड को हम लोग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन। क्या पढ़ेंगे? डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है ना, इस प्रोसेस में लिक्विड डायरेक्टली किस में चेंज होता है? वेपर में।
कैसे? या तो हीट देके, समझ में आया, और फिर हम जब उसको पहले हम वेपर में चेंज करते हैं और फिर उसको हम ठंडा करते हैं, वेपर को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, उसी सेम लिक्विड को कूल नहीं करते हैं। तो इस प्रोसेस में डिस्टिलेशन में दो चीज़ होता है, वेपराइजेशन भी होता है और कंडेंसेशन भी होता है साथ साथ, समझ में आया। तो डिस्टिलेशन बराबर क्या होता है, वेपराइजेशन प्लस कंडेंसेशन। ये मेथड यूज़ करते हैं हम लोग लिक्विड्स को सेपरेट करने का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। या फिर बोल सकते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स को सॉलिड से अलग करने के लिए भी हम लोग ये मेथड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई मिक्सचर है कॉपर सल्फेट का और आपके पास पानी उसमें मिक्स है, ठीक है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और मिथाइल अल्कोहल का होता है 45 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग इन दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कॉपर सल्फेट का अलग होगा बॉइलिंग पॉइंट, पानी का अलग बॉइलिंग, कोई पहले उबल जाएगा तो जो भाप बन के उड़ जाएगा और जो बच जाएगा तो उस मेथड से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अचीव कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में आपको? अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू द डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस बिल्कुल डिस्टिलेशन की तरह सिमिलर होता है, लेकिन क्या होता है ना, इसमें अलग अलग कॉलम बनाया जाता है, मतलब अलग अलग ऐसे करके हम एक ऐसे कॉलम बनाते हैं, यहाँ से हम हीट प्रोवाइड करते हैं और जिस हीट पे हमको कुछ कुछ सब्सटेंस क्या होता है, मिलते जाता है, समझ में आया। मतलब कि मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है, यहाँ पे हम कोई सब्सटेंस को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जिस टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस ठहर रहा है ना, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ठहरा है, यहाँ पे कुछ ठहरा है, यहाँ पे कुछ ठहरा, तो अलग अलग टेम्परेचर पे एक सब्सटेंस क्या होता है, निकलते जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, समझ में आया। तो इसमें क्या होता है ना, कॉलम इज यूज टू सेपरेट 2 और मोर वोलेटाइल लिक्विड्स, और सबका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे मेथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 380 केल्विन, एसीटोन का कितना होता है, 329 केल्विन। इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। आप कभी पेट्रोल, डीजल और कृष्ण, पता होगा कि पेट्रोल, जब हम लोग पेट्रोलियम जो हम लोग को निकलता है, उससे सिर्फ पेट्रोल नहीं निकलता है, उससे बहुत सारा चीज़ निकलता है। पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, किरोसिन निकलता है, बहुत सा तरह का जेली निकलता है, वैक्स निकलता है। तो सबका टेम्परेचर क्या होता है, अलग होता है, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। तो इस मेथड को भी हम लोग पेट्रोलियम को हम किससे सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनर्ट गैसेस से भी हम लोग, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनर्ट गैसेस से भी हम लोग इसी से सेपरेशन करते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड से हम लोग किससे करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी। क्या पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटो का मतलब होता है, द नेम क्रोमेटोग्राफी डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड क्रोमा। कहाँ से मिला है, क्रोमा से, जिसका मतलब होता है कलर। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर, ठीक है। इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस इन द रेट्स एट विच द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर एब्जॉर्ब्ड इन द सुटेबल एब्जॉर्बेंट। इसमें क्या होता है ना, क्रोमा में हम लोग बहुत सारा जो डिफरेंट कलर्स का होता है ना, वो क्या करता है, वो कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से भी हम लोग इसको क्रोमेटोग्राफी भी यूज होता है, ठीक है। बहुत सारा क्रोमेटोग्राफी आजकल आ गया है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, गैस ये सब टाइप्स है। ये उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी नहीं है, बस याद रख लीजिएगा कि हाँ इतना डिफरेंट टाइप्स का क्रोमेटोग्राफी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेडिमेंटेशन और डिकेशन। इस मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं व्हेन वन कंपोनेंट इज लिक्विड एंड अनदर इज इनसॉल्युबल सॉलिड। समझ में आया, एक कंपोनेंट तो मेरा पानी हो या लिक्विड हो कोई भी, और एक मेरा कि सॉलिड हो कोई भी, जो लिक्विड से क्या हो, हैवियर हो। जैसे कि मड एंड वाटर, कीचड़ मान लेते हैं और पानी मान लेते हैं। तो कीचड़ मेरा क्या होता है, भारी होता है। When muddy water is allowed to stand undisturbed for some time in a beaker, जब हम पानी में मान लीजिए कीचड़ मिला हुआ है और हम उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं बिना हिलाए ढुलाए, तो आप देखिएगा ना जो कीचड़ है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, बैठते जाता है अंदर, और पानी क्या होता है, ऊपर दम साफ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं ना, पानी को बिना हिलाए डुलाए, पानी को क्या जब बैठ जाता है तो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं, बैठ गया। और बिना हिलाए डुलाए हम जेंटली वो पानी को दूसरे बीकर में क्या करते हैं, क्लियर लिक्विड को दूसरे बीकर में ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन, ठीक है। तो देखिए इससे पानी अलग हो गया और कीचड़ वाला पानी अलग हो गया। समझ में आया यहाँ तो कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन स्टेट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना कि जब हम किसी
सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करे कांस्टेंट टेम्परेचर दे करके, ठीक है, और वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है, ठीक है, सॉलिड कन्वर्ट लिक्विड, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज फिक्स टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का एक फिक्स टेम्परेचर होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है, चेंज भी कर सकता है। मान लीजिए कि आप आइस और सॉल्ट को मिक्सचर करके हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, -15 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहले आप वाटर था नॉर्मल, अब वाटर और नमक को आप सॉलिड कर दिए, अब उसको मेल्ट कीजिएगा ना तो अब -15 डिग्री सेल्सियस, मतलब पहले ही मेल्ट हो जाएगा वो, ठीक है। आइस मेल्ट कितने पे होता था, 0 डिग्री पे, लेकिन जब आइस और सॉल्ट रहेगा तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड को हम देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब जो हम लोग का एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है उस पे, ठीक है। तो वाटर का एटमॉस्फेयर बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल का कितना है, 78.3 डिग्री सेल्सियस। क्लोरोफॉर्म का कितना है, 62 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का क्या है, 46 डिग्री सेल्सियस। मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा जल्दी कौन उबलेगा, एसीटोन। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो क्या कह रहा है, अगर मेरा प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, मेरा घटता है। अगर मेरा प्रेशर डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अगर हम किसी चीज़ में कोई इम्प्योरिटीज मिला देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आया। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द कांस्टेंट टेम्परेचर विच अ लिक्विड चेंज इनटू अ सॉलिड बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब ऐसा टेम्परेचर देने पे जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपना हीट क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, और वो लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में, तो इसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट भी वाटर का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट भी वाटर का क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम इवापोरेशन थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। इवापोरेशन हम बताएं कि क्या होता है, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना इवापोरेशन कहलाता है, बट एट अ रूम टेम्परेचर। कौन से टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। इवापोरेशन काउजेज कूलिंग। इवापोरेशन क्या करता है, ठंडा करता है। एक्चुअली ड्यूरिंग इवापोरेशन द मॉलिक्यूल्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी एस्केप्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसमें क्या होता है ना, इवापोरेशन के टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके पास बहुत काइनेटिक एनर्जी होता है और वो सरफेस छोड़ के क्या होता है, भागता है। लिक्विड का सरफेस छोड़ के वो क्या करता है, भागता है, मतलब दूर होता है। समझ में आया। तो देयर फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज। इससे क्या होता है ना कि जो मॉलिक्यूल्स है उसके एवरेज काइनेटिक क्या होता है, डिक्रीज करते हैं। इसीलिए क्या होता है, हम लोग को एवापोरेशन के टाइम में क्या फील होता है, ठंडा फील होता है। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जब टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। लिक्विड का टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। अब मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल छोड़ छोड़ के भाग रहा है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो कम ही ना होगा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, जिससे हम लोग को क्या फील होता है, ठंडा फील होता है। समझ में आया। द रेट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो सरफेस एरिया को बढ़ा दीजिए। आप जब कपड़ा सुखाने जाइएगा ना तो आप मान लीजिए कपड़ा थोड़ा कम फैला के सुखा रहे हैं तो देखिएगा कपड़ा सूखने में ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन आप कपड़ा को पूरा फैला के पसार रहे हैं तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर दे। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो ह्यूमिडिटी होता है जो मेरा एयर होता है वो कितना अपने अंदर मॉइस्चर को होल्ड करके रखा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। फिर हम विंड का स्पीड क्या कर दे, बढ़ा दे, तब भी मेरा इवोपरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ाएंगे क्या क्या, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे और विंड स्पीड बढ़ाएंगे। घटाएंगे क्या, ह्यूमिडिटी, तो मेरा इवोपरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आया। अब इवोपरेशन क्या एक सरफेस फेनोमेना है, मतलब किसी सरफेस पे होने वाला फेनोमेना है, ठीक है। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, जब हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो इवोपरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए देखिए हम आपको समझाते हैं, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग वी स्प्रेड देम आउट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्प्रेड ज़्यादा फैला देते हैं।
और टेम्परेचर बढ़ाने पे पार्टिकल्स क्या होता है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है और वो जल्दी जल्दी वेपर में क्या होता है, चेंज होता है। ह्यूमिडिटी मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो द एयर अराउंड अस कैन होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। कोई भी एयर है ना एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। एयर जो हमारे आसपास के सराउंडेड में एयर होते हैं वो डिफिनिट अमाउंट में, मतलब कुछ अमाउंट में वो एयर को, मतलब इतना नहीं कि आप पूरा पानी देते जाइए तो वो आपको पानी लेते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, वो कुछ ही को अपने पास रख सकते हैं, ठीक ना। तो इससे अगर क्या होगा, अगर पहले से ही एयर में हाई वाटर है तो आपका इवोपरेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और आपका कपड़ा ये सब जल्दी नहीं सूखेगा, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होता है। जब देखिएगा आपको, जब ह्यूमिडिटी होता है तो आपको गर्मी क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी फील होता है, ठीक है। आपका जब विंड का स्पीड बढ़ा हुआ रहता है तो आपका वाटर वेपर जल्दी जल्दी मूव आउट होता है और हमारे सराउंडिंग से पानी क्या होता है, जल्दी सूख जाता है और हमारा क्लोथ भी जल्दी सूख जाता है, ठीक है, विंडी डे में। फिर हम लोग देखते हैं, हम लोग जब गर्मी का दिन होता है तो हम लोग कॉटन कपड़ा पहनते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग पसीना गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना करते हैं, ऐसा हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है, हम जिससे हम लोग बहुत ठंडा रह सके, ठीक है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ ऑल द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वापर। तो वो क्या करता है, जितना भी बॉडी सरफेस से जो लिक्विड होता है उसको क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट करने में ईजी करता है। द हीट इक्वल टू द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। और जो हीट होता है वो कपड़ा एक्सेप्ट करता है, जो कॉटन कपड़ा होता है, जिससे हम लोग को क्या लगता है, ठंडा लगता है, ठीक है। इसीलिए कॉटन क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर्स, हेल्प इन एब्जॉर्बिंग ऑफ द स्वेट्स होता है। इसीलिए हम लोग को गर्मी में कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कॉटन कपड़ा पहनना चाहिए, जिससे हम लोग को क्या फील हो सके, ठंडा फील हो सके, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ में, जब हम देखते हैं, हम अपने नेल पॉलिश रिमूवर देखे, आप लोग कभी नेल पेंट छुड़ाए होंगे, तो जब आप अपने नेल पेंट को छुड़ाइएगा ना तो जहाँ पे आप लगाइएगा ना वहाँ पे आपको ठंडा ठंडा फील होगा। इससे क्या होता है ना कि वो जल्दी जल्दी उड़ जाते हैं, ठीक ना, वो उड़ जाते हैं, देखिएगा वो तुरंत हट जाता है, नहीं रहेगा आपके उंगली के पास, वो उड़ जाता है, जिससे हमको बहुत जल्दी क्या फील होता है, ठंडा फील होता है। वो साथ में हमारे लेटेंट हीट लेके उड़ते हैं, ठीक ना, जो हमारे उंगली का जो हीट है वो साथ में लेके क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो वो कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है, समझ में आया। फिर आफ्टर हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ। आपके बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है तो आप छत पे देखते हैं ना कि आप पानी छींटते हैं, पानी डालते हैं ग्राउंड ये सब पे, तो इससे क्या होता है ना, जो ग्राउंड है जिसके पास उनका हीट होता है वो क्या हो जाए, उड़ जाए जल्दी जल्दी, जिससे आपके सरफेस पे क्या आपको फील हो, ठंडा फील हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर्स क्या होता है। तो द प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय द पेपर ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मतलब क्या बोल रहा है, जो प्रेशर्स हम लोग पे वेपर लिक्विड इन इक्विलिब्रियम इन विद द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वेपर पे, लिक्विड्स पे, जो लिक्विड्स वेपर्स होता है, जो वेपर्स ऑफ लिक्विड होता है, क्योंकि हम लोग का जानते हैं कि जो लिक्विड से ही वेपर्स बनता है, तो जो उस पर प्रेशर्स लगता है लिक्विड्स पे एक डिफिनिट नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसको हम लोग वेपर प्रेशर्स बोलते हैं। और वेपर प्रेशर दो तरह पर डिपेंड करते हैं, एक तो उसके नेचर्स पे और एक टेम्परेचर पे। जितना वेपर प्रेशर्स हाइयर होगा उतना ही लिक्विड लेसर क्या कराएगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स उसके अंदर प्रेजेंट होगा। वेपर प्रेशर्स ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर्स क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, ये क्या करता है, चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स गैसियस टू लिक्विड एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब कंडेंसेशन में एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, गैस से कोई चीज़ लिक्विड में चेंज होता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। ऑन द गैस पार्टिकल्स लूज देयर काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या होता है ना, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो अपने काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, लूज करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी लूज होता है ना, तो जो ऐसे ऐसे उछल रहे होते हैं ना, दूर हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो क्या होते हैं, धीरे 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 पास आ जाते हैं और वो वाटर की तरह बिहेव करते हैं, लिक्विड की तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता है गैस के कंपैरिजन में, ठीक है, समझ में आया। तो सो मोशन ऑफ पार्टिकल्स स्लो डाउन, दे कम वेरी क्लोज वन अनदर एंड अल्टीमेटली दे आर लिक्विफाइड, और वो फिर लिक्विड में बदल जाते हैं। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत। अब हम पढ़ेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। तो 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी हमको लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन। अब लैटेंट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितना एनर्जी लगता है उसी को हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से बोलते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक? आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट में मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊँगी, ठीक है।